नमस्कार भाइयों, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। इस वीडियो में मैं ले चलता हूं आपको अपने भाई और आप सबके प्रिय विनय दुबे भाई के पास। लोकतंत्र टीवी ने उनका एक बहुत ही उम्दा इंटरव्यू किया है। लोकतंत्र टीवी की चैनल डिटेल्स, जहां पे आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं वगैरह, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे रहा हूं। आप लोग जाइए लोकतंत्र टीवी को सब्सक्राइब करें। लोकतंत्र टीवी के जर्नलिस्ट ने एक बहुत ही उम्दा इंटरव्यू लिया है हमारे भाई विनय दुबे का, जिसमें विनय दुबे भाई ने जिक्र किया है कि कैसे वो एक ऑटो चालक के परिवार से आते हैं, कैसे उन्होंने संघर्ष किया। एक समय होता था जब वो एक ट्रैफिक रेड लाइट पे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बेचा करते थे 2002-2003 के आसपास, और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़े। आज वो इतने बड़े एक्टिविस्ट हो गए हैं कि चप्पा चप्पा भारत में लोग उनको जानते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मैं अपने भाई, अपने मित्र विनय दुबे को सल्यूट करता हूं, उनकी स्पिरिट को, उनकी मेहनत को, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ हिम। मुझे विनय दुबे के लिए बस यही कहना है कि मोर पावर टू यू ब्रदर, मोर पावर टू यू। आप भारत की ड्रीम स्टोरी हो और आपकी स्टोरी अभी तो बस शुरू हुई है, बहुत लंबा जाना है। कीप इट अप माय ब्रदर। ले चलता हूं बिना समय नष्ट किए आपको लोकतंत्र टीवी के इस इंटरव्यू को पे, जहां विनय दुबे भाई ये सारी डिटेल और बहुत ही इंटरेस्टिंग अन्य सवालों के जवाब दे रहे हैं। औलाद किसके पिछवाड़े लगती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई होम मिनिस्टर अमित शाह है, आपकी आईबी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, जांच करा लो और उखाड़ लो मेरा। मैं तो खुला बैठा हूं ना भाई। मैं आम साधारण इंसान, एक ऑटो ड्राइवर परिवार से आता हूं। मैं कोई रईस नहीं हूं कि बंगले के अंदर बैठ के इसी रूम में भाषण देता हूं। रस्तों पे रहता हूं, चलता हूं, कहीं पे भी मेरी हत्या हो सकती है, मेरे परिवार पे हमला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो भड़वे बैठे हैं ना गोदी मीडिया में, चाहे वो सुधीर चौधरी तिहाड़ी हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, इन भड़वों का काम ही यही है कि मुंह पे हाईकोर्ट मूत के चला गया। आज इन भड़वों की वजह से बाकी जो अंधभक्त हैं, जो सोशल मीडिया में जो भोसड़ी वाले, उनको कुछ काम नहीं है, उनकी औकात पता चल जाएगी कि दलाली के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं सलाम करता हूं एजाज भाई को। उन्होंने कहा कि विनय भाई हम बजाते रहेंगे, जहां गलत होगा वहां लात मारते रहेंगे। विनय दुबे जी, जिस तरह से आप लगातार आवाज उठा रहे हैं उत्तर भारतीयों का डॉक्टर कफिल खान को लेकर, लॉकडाउन में जो तमाम मजदूर फंसे हुए थे उनकी आपने आवाज उठाई। आखिर ये संभव कहां से हो पा रहा है? लोग कह रहे हैं आपके बारे में, या ऐसे सुनने को मिल रहा है कि आप सिग्नलों पर, रेड लाइटों पर बुक बेचा करते थे। कहां तक सही है ये? 2002-03 में जब भी मैं स्कूल में था, मतलब कॉलेज में था, तो उस समय पिताजी ऑटो ड्राइवर थे, तो उतनी घर की आजीविका थी नहीं कि उनकी वजह से घर चल पाए। और प्लस 3 भाई और थे, पढ़ाई उनकी भी करानी थी, एजुकेशन कराना था। तो एक पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से मैं एक ऑक्सफोर्ड करके डिक्शनरी आती है, उसकी कंपनी में जुड़ा मैं। और उन्होंने मुझे जो एरिया दिया था वो घाटकोपर का अमर महल सिग्नल है, आज भी है वहाँ पे। अमर महल जगह है, सिग्नल का नाम है। वहाँ पे शॉपर स्टॉप के बाहर मैकडोनल्ड्स थी, क्रूशल टावर है, उसके बाहर मुझे वहाँ पे किताबें बेचने के लिए, मतलब मेरी जो स्पॉट थी, 3 साल तक मैंने वहाँ पे सिग्नलों पे किताबें बेची हैं। तो बहुत मेरे जो करीबी मित्र हैं उनको ये शायद जानकारी होती है, क्योंकि वो पुराने संघर्ष के साथ ही रहे। तो ये हकीकत रही है, अपना शुरुआत तो वहीं से है। दूसरा सवाल ये है कि ऐसा लोग कह रहे हैं, और फिर ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे का आप एक समय विरोध किया करते थे, और काफ़ी अरसे से आपने विरोध भी किया जब आप थोड़ा बहुत एक्टिव हुए, और फिर अचानक एक साथ एक मंच पर आप दिखते हैं। वजह क्या? पहले विरोध, फिर आपस में एक साथ देखना मंच पे। 2016 में एक घाटकोपर में, मुंबई के एक घाटकोपर में एक फल वाले के साथ घटना हो जाती है कि उसको ठेला जो उसमें फ्रूट्स वगैरह रखे तो उसको पलट दिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। उसके बाद मैंने लगभग सभी उत्तर भारतीय नेताओं को संपर्क किया, चाहे उसमें प्रेम शुक्ला हो, कृपाशंकर सिंह हो, बहुत सारे लोग थे जो अपने आप को उत्तर भारतीय ठेकेदार समझते थे। तो उनको मैंने मैसेजेस किया कि सर यहाँ पे अपने एक उत्तर भारतीय के भाई के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, अब इस पर कुछ कहिए। तो किसी का जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा कि शायद हमें खुद आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद आज़ाद मैदान के अंदर मैंने बाकायदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ में एक विरोध मोर्चा निकाला,
उसको निकालने के बाद कहीं ना कहीं मेरे संपर्क में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता आए, उनके प्रवक्ता आए, तो मैंने उनसे पूछा कि शायद आप ये जो मारपीट करते हैं उसको आप जस्टिफाई करिए कि क्यों करते हैं। तो कहे कि वो राज साहब का आदेश है। जहाँ पे भी मैं जाता तो एक ही चीज़ कहते हैं कि वो राज साहब का आदेश है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार सम्माननीय राज साहब ठाकरे जी के साथ में बैठना चाहिए और वो पूछना चाहिए कि आखिर वो उत्तर भारतीयों को क्यों मारते हैं। मैं जब उनके बंगले कृष्ण कुंज पे गया दादर में, तो वो मुझसे मिले, एक जैसे हमारी नॉर्मल बातें हुई वहाँ पे, और मैंने उनसे वही पहला सवाल पूछा कि आप आखिर परप्रांतियों से नफरत क्यों करते हैं, या आपके अंदर ऐसी क्यों हमारे खिलाफ, एक उत्तर भारतीयों के खिलाफ क्यों इतनी नफरत या जहर है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर की। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मीडिया जो है वो गलत तरीके से राज ठाकरे और उनकी जो पार्टी के मुद्दे हैं उसको रखती है, और कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को डराने का काम जो है वो मीडिया के चैनल की तरफ से किया जाता है, न्यूज़ चैनल की तरफ से। तो मुझे लगा कि राज ठाकरे साहब ने जो जानकारी मुझे दी है, ये अगर जानकारी बड़े लेवल पे जनता तक पहुंचेगी तो उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर जो भी वो सारे उत्तर भारतीयों से या सारे परप्रांतियों से नफरत नहीं करते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो यहाँ पे आके क्राइम करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, या फिर वो एक गलत तरीके से सामाजिक अपनी जो ताना बाना है उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, उनके खिलाफ उनका आंदोलन होता था। ये चीज़ हम वहाँ पे क्लियर हो गया टेबल पे, और खुद राज साहब ठाकरे जी ने इसको क्लियर किया। तो मुझे ऐसा लगा कि एक मंच पे उनको बुलाना चाहिए, और जो चीज़ें उन्होंने कही थी वो सब जनता के सामने होनी चाहिए। 2 दिसंबर 2018 को मैंने आमंत्रित किया सम्माननीय राज साहब ठाकरे को कि आप मेरे उत्तर भारतीयों के मंच पे आएँ और अपनी बात वहाँ पे रखें। उन्होंने इसको स्वीकार किया और वो आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज साहब ठाकरे जी का धन्यवाद करता हूं और पूरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का आभार मानता हूं कि इतने बड़े प्रोग्राम में राज साहब जी की उपस्थिति एक अपने आप में अद्भुत होती है। एक उत्तर भारतीय मंच पे राज ठाकरे जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था ये जो अपनी टकराव है उसे रोकने का एक प्रयास करना चाहिए, वो सफल रहा। उसके बाद से आप देखेंगे महाराष्ट्र में कभी टकराव नहीं हुआ है। 2014 से और 17 या 18 जो आप कह रहे हैं, इस बीच का जो समय है, काफ़ी सारे उत्तर भारतीय यूपी बिहार के लोग जब एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर गए और फिर आर्मी का दौर, ये सब तमाम चीज़ें को उनको तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, उनको भगाया भी गया, मारा भी गया जी। उस समय आपने क्या ये बात जो है राज ठाकरे या मनसे के आगे या शिवसेना के आगे ये बात रखी थी, इन बातों का जिक्र आपने किया था? देखिए, उस समय महाराष्ट्र में जब ये चीज़ होती थी, मतलब 2007-8 की बात है ये, उस समय रेलवे को लेके कल्याण में मारपीट हुई थी कार्यकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उत्तर भारतीयों के ऊपर। तो उस समय तो मैं उतना सामाजिक में नहीं था और एक मन में था सवाल कि कभी जीवन में समय मिलेगा या मौका मिलेगा तो एक बार राज साहब ठाकरे जी से ये पूछना चाहूँगा कि आखिर क्यों। वो चीज़ों को लेके मैं गया और मैं आपको बताना चाहूँगा 2 दिसंबर 2018 के बाद से आप रिकॉर्ड निकाले, आप मीडिया में हैं, कहीं पे भी उत्तर भारतीय और मराठी जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनका टकराव नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे एक संतुष्टि थी कि जो मेरा प्रयास था आपसी नफरत, आपकी जो दिलों में जो नफरतें उसको ख़त्म करने का, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने भी उसे सहमति की, राज साहब ने भी उसमें सहमति की और हमारे समाज ने भी उसको हाथों हाथ लिया था। तो उसके बाद से आज तक कभी ऐसा कोई टकराव नहीं हुआ जैसे पहले होते थे, तोड़फोड़ हो जाना, गाड़ियां तोड़ देना। आप अगर देखेंगे दिसंबर 2018 के बाद से शायद कोई घटना हुई हो, मुझे याद नहीं है। जब ऐसी घटना कभी हुई होगी वहाँ पर महाराष्ट्र में या तमाम ऐसी जगहों पर, तो क्या उत्तर भारतीय लोगों ने आपसे संपर्क किया था या फिर आपसे ये कहा होगा कि आप ठाकरे साहब को क्यों नहीं समझाते हैं कि उत्तर भारतीयों पे जो बढ़ते जा रहे हैं जुल्म है उनको कम करें? इस तरह की बातें कभी कोई लोग आपके पास आए थे? हजारों की संख्या में मैसेजेस आते थे उस समय कि विनय जी, मैं एक संगठन चलाता हूँ उत्तर भारतीय महापंचायत। उस संगठन के माध्यम से जो लोग जुड़े थे वो कहते थे कि विनय जी हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं बोला पत्थर का जवाब पत्थर नहीं होता है, हमें इस प्रॉब्लम की जड़ में जाना है और उसे खत्म करना है। तो अगर हम भी रास्तों पे उतर जाते तो माहौल खराब हो जाता। वो आज भी भले हम लोग वहाँ पे हैं लेकिन आज भी महाराष्ट्र मराठियों का घर है। हम उनके यहाँ पे गए हैं और हमें उनके जो सम्मान है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। इतनी सी बात राज साहब ठाकरे कहते हैं। और अगर हम ये सोचेंगे कि भले हम भारत में हैं, सबको कहीं भी आने की आज़ादी है, जाने की आज़ादी है, लेकिन फिर भी हम जहाँ हैं उस राज्य की, उस संस्कृति की, उस भाषा को हमें सम्मान देना चाहिए। ये एक उनकी मांग थी और उसको लेके ये टकराव था। जब ये चीज़ों को क्लियर किया गया तो आज सब कुछ शांतिपूर्वक है। ठीक है, ये बात सही है। लेकिन जब आप ठाकरे साहब से या मनसे से मिले तो लोगों का ये भी कहना है कि आप मनसे के लिए काम करते हैं। क्या इन चीज़ों को देखकर ये माना जा सकता है कि आप मनसे के लिए काम कर सकते हैं या काम कर रहे हैं?
देखिए, आरोप मुझ पे लगे हैं, बहुत बार लगे हैं कि आप राज ठाकरे के अच्छे मित्र हैं, उनके करीबी हैं, मनसे के लिए आप काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, बस 5 महीना पीछे चले जाइए। 14 अप्रैल को जब बांद्रा दंग में, बांद्रा के मजदूर आंदोलन होती है, उसमें मेरी गिरफ्तारी होती है, तो मनसे की तरफ से संदीप देशपांडे जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया था पार्टी की तरफ से कि विनय दुबे का हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, विनय दुबे का कोई भी इन्वॉल्वमेंट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में नहीं है, ना ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विनय दुबे के साथ है। ये उनका अधिकृत एकदम ऑफिशियली स्टेटमेंट आया था, जो आप लोगों को मीडिया के चैनल से वो दिखाया गया। तो अगर मैं उनके पार्टी के समर्थक होता या मैं उनके लिए काम कर रहा होता तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ खड़े होते। इस तरह से वीडियो निकाल के प्रवक्ता के तौर पे उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं देना था। उन्होंने दिया, मैं धन्यवाद करता हूं कि एटलीस्ट उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी जो मुझ पे आरोप लगते थे कि मैं मनसे के लिए काम करता हूं, वो खत्म हो गई। जो लोग वहां पर बांद्रा में इकट्ठित हुए थे, एक साथ जो मौजूद थे, लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए कि आपने उन्हें भड़काने की कोशिश की, आपने उन्हें प्रलोभन दिया कि जो है गाड़ियां अब खुलने वाली हैं, सही समय पर इतने बजे, इतने बजकर इतने मिनट पर गाड़ियां खुलने वाली हैं, आप लोग वहां पहुंचे। ये कहाँ तक सही है? क्या ये आपने मजदूरों से कहा था? क्या आपने ये बातें प्रवासी मजदूरों से कही थी जो लोग इकट्ठे हुए थे? बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने ये मूवमेंट 7 तारीख से चालू किया था। 40 बसों की परमिशन मैंने सारे राज्यों सरकारों को दी थी ईमेल के माध्यम से, उसका कोई जवाब नहीं आया। 11 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया कि शायद हमारा संयम टूट रहा है, लोगों के जो मजदूर हैं बेचारे भूखे मर रहे हैं, कम से कम वो परिवार के बीच जाना चाहते हैं तो सरकारों को परमिशन देनी चाहिए कि उनको जाने दिया जाए। 14 तारीख को ये घटना होती है और घटना होने के बाद मेरी वीडियो आती है 18 अप्रैल के लिए। अगर मुझे 14 तारीख करना होता तो विनय दुबे किसी से डरता नहीं है, मुझे करना होता मैं डंके की चोट पे करता था। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, ना मैं किसी के दबाव में काम करता हूँ। तो अगर मुझे करना होता तो मैं 14 का बाकायदा कर दिया होता। और इससे अच्छा अगर 14 वाला नहीं हुआ होता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि इससे भयंकर मैं 18 तारीख का कर सकता था, क्योंकि मेरी तैयारी थी। मैंने बाकायदा शासन प्रशासन को पत्र दिया हुआ है कि 18 तारीख को मेरी तैयारी है, 18 को मैं ये करने वाला हूँ। क्योंकि मैं मजदूरों को मरते नहीं देख सकता था, उनके घरों में पैसे नहीं थे, जो डेली पे काम करने वाले लोगों कैसे जिंदा रहेगा, और ऊपर से उनका परिवार दूसरे राज्यों में बेचारे परेशान कि वहाँ बच्चे कैसे होंगे, पत्नी कैसे होंगे, बूढ़े बाप बाप है, उनको कैसे पाला जाए। तो एक आदमी के ऊपर दबाव था, एक या तो वो मर जाते, सुसाइड कर लेते, या तो भूखे मर जाते। तो ऐसी स्थिति में एक इंसानियत के तौर पे मुझे लगा कि अगर मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचती है तो एक आवाज़ उठाना चाहिए, मैंने किया। बांद्रा में मेरा इन्वॉल्वमेंट अगर है, बांद्रा में अगर पुलिस जांच चालू है, उसकी चार्जशीट अभी लगनी है, चार्जशीट जब लगेगी आप तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा क्या रोल था उसके अंदर। आपने कहा कि हमने 40 शासन प्रशासन मुख्यमंत्रियों को मेल किया है जी। क्या आप उसमें उस 40 में से पीएमओ की साइट भी थी जिसपे आपने मेल किया था, गृह मंत्री के, होम मिनिस्टर की? सर मैं आपको मेल की कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगा। 7 अप्रैल की वो मेल है मेरी, 8 अप्रैल को रात को 12 बजे की। उसमें मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, होम डिपार्टमेंट सेंट्रल जो कि अमित जी की है, उसके बाद परिवहन मंत्रालय जो कि नितिन गडकरी जी की है, और पीएमओ, इन सबको मैंने इन्फॉर्म किया था कि ऐसे मजदूरों की संख्या है, मुझे 40 बसों की परमिशन दी जाए। वो परमिशन आज तक नहीं हुई। उसके बाद जब बांद्रा होता है, मुझे जेल में डाल दिया जाए, 3 दिन तक नेशनल चैनलों पे पूरे देश में ये मुद्दा उठता है, तब जाके सरकारें जागती हैं और वो ट्रेन और बसेस चालू करने की परमिशन देती हैं। जब ये मैं जेल से छूटा हूँ 28 तारीख को, तो 1 मई से मेरी बसेस वहाँ से, मेरी गाड़ियाँ जो थी भिवंडी से, वो जाना चालू हो जाती हैं। और अभी तक मुझे लग रहा है, जब वो दौरान था तो करीबन 250 के ऊपर मैंने गाड़ियाँ उत्तर भारत की तरफ भेजी थी। उसमें से 25-30 गाड़ियाँ जो थी महाराष्ट्र के लिए थी, जो महाराष्ट्र मुंबई से लेके महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके जैसे कोंकण, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, नागपुर, यहाँ तक के लिए भी मैंने चलाई थी। तो मेरा एक मुहिम था, वो मैंने किया अपना काम जो मैं कर सकता था। तो फिर बीजेपी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम वो पदाधिकारी ने तो आप पे क्यों आरोप बार बार लगा रहे हैं कि आपने ये जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश की, महाराष्ट्र की न्याय व्यवस्था को आपने तोड़ने मरोड़ने का काम किया, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को बहकाने का काम किया, बहकाने फैलाने का काम किया? क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ, जहाँ मुझे गलत लगता है मैं लात मारता हूँ। वो लात किसके पिछवाड़े लगती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर मैंने दंगा फैलाया, अगर मैंने कुछ किया है, तो भाई होम मिनिस्टर अमित शाह है, आपकी आईबी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, जांच करा लो और उखाड़ लो मेरा। मैं तो खुला बैठा हूँ ना भाई।
अगर मैंने कुछ किया होता ना, आज मैं यहाँ नहीं होता। अगर मेरे खिलाफ सबूत मिले होते ना, तो कब का मैं इस समय जेलों में सड़ रहा होता। आज इसी तरह छाती ठोक के बैठता हूँ, बिंदास आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के पक्ष में नहीं रहा हूँ। मैंने हमेशा संविधान के दायरे में रह के काम किया है। बाकायदा प्रशासन को पत्र भेजता हूँ, उसके बाद आंदोलन पे बैठता हूँ। अचानक से लॉ एंड ऑर्डर खराब करना, क्योंकि मेरा भी परिवार है ना सर। अगर दंगे होंगे या वहाँ पे कुछ खून खराबा होगा तो मेरा भी परिवार मरेगा ना। मैं आम साधारण इंसान, एक ऑटो ड्राइवर परिवार से आता हूँ। मैं कोई रईस नहीं हूँ कि बंगले के अंदर बैठ के इसी रूम में भाषण देता हूँ। रस्तों पे रहता हूँ, चलता हूँ, कहीं पे भी मेरी हत्या हो सकती है, मेरे परिवार पे हमला हो सकता है। अगर मैं या आग बोऊंगा तो कहीं ना कहीं कल मेरा भी परिवार उसमें भोगेगा। तो मैं तमाम सरकारों को और भाजपा करके खास करके वो अंडभक्तों को और भाजपा नेताओं को चैलेंज करता हूँ कि भाई अगर मैंने गलत किया तो सरकार तुम्हारी है, उखाड़ लो मेरा। टीवी चैनल में कहा जा रहा था कि आपने पहले मस्जिद में बुलाया, जो मस्जिद में लोग नमाज अदा करने आए थे, उसके बाद फिर आपने रेलवे स्टेशन की तरफ उन लोगों को बोला कि मूव करो। ऐसी दिखाई गई थी, आपने भी देखा होगा, मस्जिदों का बार बार जिक्र किया जा रहा था। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये हकीकत है या नहीं? आप समझो इस समय देश में सबसे बड़ा दलाल बनने की कंपटीशन चल रही है। जो सबसे बड़ा झूठ और अफवाह फैलाएगा या फिर नेगेटिव चीज़ें दिखाएगा मुसलमानों के लिए, वो सबसे बड़ा देशभक्त कहलाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो भड़वे बैठे हैं ना गोदी मीडिया में, चाहे वो सुधीर चौधरी तिहाड़ी हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, इन भड़वों का काम ही यही है। अब देखो ना, तबलीगी जमात को इन्होंने कोरोना फैलाने वाला, इनके मुंह पे हाईकोर्ट मूत के चला गया। आज कहीं नहीं दिख रहे हैं वो। जिस तबलीगी जमात को देश के अंदर कोरोना फैलाने के लिए कहा गया था, उसको देखते हुए न्यूज़ चैनलों पे खबरें चलाई जाती, ब्रेकिंग न्यूज़। मौलाना साद और तबलीगी जमात चिल्लाए पड़े थे। आखिर हाई कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आया कि भाई ये गलत नहीं है, उनको शिकार बनाया गया। कहीं ना कहीं कुछ तथ्य होंगे। आज इन भड़वों की वजह से बाकी जो अंडभक्त हैं, जो सोशल मीडिया में जो भोसड़ी वाले, उनको कुछ काम नहीं है, वो ये सारी चीज़ें करते हैं, उनके पीछे पीछे चल देंगे। सब बोलेंगे कौवा कान लेके उड़ा तो उड़ गया है, ये देखेंगे नहीं कौवा कान है कि नहीं है। तो ऐसे माहौल में इस मीडिया का यही अस्तित्व है। अगर हाई कोर्ट अगर उनको रिजेक्ट करता तो आपको उनकी औकात पता चल जाएगी कि दलाली के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप इतना ही एक्टिव कॉलेज टाइम में भी थे, यूनिवर्सिटियों में थे? कहाँ से ये उपज कहाँ से आई थी, कॉलेज टाइम से या बाद में? ना यार, देखिए मेरा कोई सोशल में या राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पिताजी की मतलब घर की घरेलू हालत, आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी कि मैं ये सब चीज़ें कर पाऊँ। पिताजी ऑटो चलाते थे, मैं 3 भाई और हैं मेरे से छोटे, उनकी पढ़ाई लिखाई है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कहीं मुझे एडजस्ट करना था। रही बात कॉलेज में, एकदम शांत व्यक्ति था, अपने हिसाब से पढ़ाई करता था, अच्छे परसेंटेज आते थे। उस समय के हिसाब से अच्छे परसेंटेज मिल जाते थे, क्योंकि मेरा फोकस एजुकेशन पे था, मुझे कुछ अच्छा बनना था। इंडियन नेवी के लिए मैंने कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस समय एज पैरामीटर नहीं बना, कम एज थी, जिसकी वजह से नहीं कर पाया मैं उसको। लेकिन अगर मेरी एक ख्वाहिश थी कि देश सेवा में जाना है, चाहे इंडियन नेवी हो चाहे आर्मी हो, बट दुर्भाग्यपूर्ण शायद मेरे नसीब में यही लिखा था कि भाई देश के अंदर रह के भी देश सेवा की जा सकती, सीमा के अलावा भी, तो उसका मैं भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब आप जेल में थे, अरेस्ट हुए, तो उसी वक्त जो एजाज खान भी अरेस्ट हुए थे जी। ऐसा कहा जा रहा है कि आप दोनों एक ही साथ थे और एक ही साथ आप जेल में भी आप उनसे बात कर रहे थे कि इस तरह से निजात पाया जाए, जो देश में जो पूरे देश की हालात है। वो मूवमेंट क्या था और किस तरह की बातें हो रही थी वहाँ पर? देखिए, मेरे जेल जाने के बाद 2 दिन के बाद, वो भी क्रांतिकारी व्यक्ति है, मैं सलाम करता हूँ एजाज भाई को, हमेशा उनका तो आना जाना लगा रहता है। वो आए वहाँ पे और उन्होंने कहा कि विनय भाई हम बजाते रहेंगे, जहाँ गलत होगा वहाँ लात मारते रहेंगे। 6 दिन हम लोग साथ में थे, 6-7 दिन। बहुत बेहतरीन इंसान है वो, ग्राउंड टू अर्थ। ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी है या बिग बॉस जैसा जगह पे जाके आया हुआ बंदा इतना ग्राउंड ज़मीन स्तर पे हो सकता है। तो वो देखते हुए कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव था। रही बात क्रांति की, तो उनके खून में है वो बंदा रुक नहीं सकता, जहाँ पे भी गलत लगेगा वो आवाज़ उठाएगा, आप चाहे उसको कितना भी डराओ। और दूसरा है, बेखौफ बंदा है। ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज से मुझे कहना चाहता हूँ कि आप लोग वाकई में अगर समझते हैं कि कोई बंदा आपके लिए काम कर रहा है, तो मुझे जो मेरे समझ में आता है, एजाज खान बहुत बेहतर हैं। आप लोग एक बार उन्हें अवसर दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपके कौम के लिए वो बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है। हाँ जी, तो देखा आपने। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे ख्याल से लोकतंत्र टीवी, जिसकी मैंने नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक, सब्सक्रिप्शन वगैरह का लिंक दे दिया है, जाके सब्सक्राइब करें। बहुत ही उम्दा इंटरव्यू लिया है उन्होंने। थैंक यू टू लोकतंत्र टीवी टू अलाउ मी द रीयूज ऑफ योर इंटरव्यू। मैं अप्रिशिएट करता हूं, आपको अकॉर्डिंगली मैं क्रेडिट और कॉपीराइट भी दे रहा हूं।
आगे भी आप इंटरव्यू करें, अच्छे उम्दा इंटरव्यू हमारे पैनलिस्ट, हमारे स्पीकर्स, हमारे फेलो एक्टिविस्ट का करें, तो मैं आपका कवर करते रहूंगा, अपने चैनल पे अपलोड करते रहूंगा ऐसे इंटरव्यूज। भाइयों, आप सभी लोग लोकतंत्र टीवी को सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारी विनय भाई को तो आप लोग बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उनकी बातें पसंद करते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में विनय भाई ने बहुत से सवालों का जवाब दिए जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो, उनके बारे में जानकारी नहीं हो। मुझे भी बहुत सी जानकारियां नहीं थी जो विनय भाई ने इसमें जवाब जिनके बारे में दिया, बहुत उम्दा तरीके से, शानदार तरीके से। और बस आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और भाइयों, जैसा आप लोग जानते हैं, मैंने मुहिम चालू करी है, देश बिकने नहीं दूंगा, भारत बिकने नहीं दूंगा मुहिम, कैंपेन। मेरी कैंपेन FFAR इंडिया की कैंपेन, इससे आप लोग भी जुड़िए, हाँ, ताकि ये मोदी सरकार, ये निकम्मी सरकार जो कि 46 PSUs भारत के बेच रही है, जो इन्होंने बनाए नहीं उनको बेच रही है, उसको कैसे रोका जाए, हाँ, कैसे इस देश को बिकने से रोका जाए, उसमें आप लोग मेरी इस मुहिम में शामिल हो। कैसे आप लोग शामिल हो सकते हैं, कैसे हमारी मदद कर सकते हैं इस मुहिम में, ताकि आगे जाके हम लोग RTI और PIL के माध्यम से भारत सरकार, मोदी सरकार को रोके देश को बेचने से, उसमें आप लोग भी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा दे सकते हैं। इसके बारे में आप जानकारी मेरे ये वीडियो को समाप्त होते ही पाएंगे। एक 10 मिनट का सेगमेंट मैंने बनाया है एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू FFAR इंडिया अनुपम त्रिपाठी कैंपेन ऑफ देश बिकने नहीं दूंगा कैंपेन, या भारत बिकने नहीं दूंगा कैंपेन। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे आज भी नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद और जय भारत। नमस्कार भाइयों, हमारे चैनल को इतना लाड प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, आप लोगों को एक बड़ी जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं, मेरी NGO है, संस्था है FFAR इंडिया, जो कि एक 100% चैरिटी है। मेरी संस्था भाइयों सोशल कॉजेस, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल और एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए संघर्ष करती है। RTI के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप लगाने के माध्यम से, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से, एंड जो हमारा सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि मैं खुद स्वयं वकील हूं, PIL यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से। मेरी संस्था को मैंने स्थापित किया था दिसंबर 2015 में, और तब से FFAR इंडिया मेरी संस्था ने 35 से 40 PIL दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं। सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल कॉजेस, एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे CA के खिलाफ हमारी PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, एडमिटेड है, नोटिस इशूड है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी तरीके से हमारी PIL जो दलित समाज के, जो निचली समाज के, बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो नाली की सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, जिनकी जॉब की जो कंडीशंस होती हैं, लिविंग कंडीशंस होती हैं, बहुत खराब होती हैं, डेथ हो जाती है बहुतों की जॉब पे, उसको लेकर के हमारी PIL लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इसी प्रकार से चाहे यमुना बचाओ हो, चाहे गंगा बचाओ हो, चाहे सिगरेट लॉबी के खिलाफ हमारी जंग हो, चाहे इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल के लिए हो, चाहे एनिमल राइट्स में टाइगर को बचाने के लिए, लेपर्ड को बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए, एंडेंजर्ड वल्चर्स को बचाने के लिए, लायन, गिर में जो लायंस हैं उनको बचाने के लिए, ऐसी तमाम PIL हमारी संस्था डालती आई है। और अब जैसे आप लोग जानते हैं, ये मोदी सरकार देश के 270 PSUs में से 46 PSUs को बेचने पे तुली हुई है। जिसको इन्होंने खुद नहीं बनाया उसको ये बेचना चाहते हैं। आप लोगों से जानना चाहता हूं भाइयों, ये बताएं,
आपका अगर खुद का मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, आप बेचें उसको तो आप बेच सकते हैं, लेकिन मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फोन जो मुझे पसंद है, मैं इस्तेमाल करता हूं, क्या वो लेके आप OLX पे बेच सकते हैं? नहीं ना। तो ये भारत सरकार, मोदी सरकार, जिसने इन PSUs को बनाया नहीं, उसको बेच कैसे सकती है, आप ही बता दें। इसी सिलसिले में मेरी संस्था FFAR इंडिया, मैं स्वयं अनुपम त्रिपाठी, अब मैंने डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही हम एक जनहित याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इन सभी PSUs की सेल पे रोक लगाने की मांग करेंगे। भाइयों, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस मुहिम में, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था FFAR इंडिया की मदद करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं मेरी इस मुहिम में, ताकि हम इसमें RTIR डालें, काम करना शुरू करें और सुप्रीम कोर्ट में PIL डालें आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर, और इन PSU की सेल पे रोक लगाएं, जांच ऑर्डर करें, तो आप मेरी संस्था, मेरी मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, गुहार लगा रहा हूं कि आप लोग मदद करें। आप हमारे 90,000 सब्सक्राइबर्स और वो 25 लाख लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं, अगर सब लोग आज देश के लिए, ये देश ताकि बिके नहीं, इसको बिकने से रोकने के लिए, अगर आप सब लोग 51 रुपए, 101 रुपए, जो भी राशि जो आपको हर्ट ना करे, जिससे आपको ना लगे कि हम यार खाली हो गए, हमारी जेब खाली हो गई, ऐसा ना हो, जितनी भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग डोनेट करें FFAR इंडिया को। आपको बताना चाहता हूं कि मेरी संस्था FFAR इंडिया एक 100% चैरिटी है भाइयों, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम एग्जेम्प्टेड हैं, और जो भी आप डोनेशन मेरी संस्था को इस विषय पे देते हैं, 51 रुपए हो, चाहे 101, चाहे 1000, चाहे 11,000, उस डोनेशन का 50% टैक्स बेनिफिट आपको वापस मिलता है। कहने का मतलब, जब आप अपना टैक्सेस फाइल करेंगे तो हमारी डोनेशन की जो रिसीट आप अटैच करेंगे तो आपको 50% इस पे टैक्स रिबेट मिलेगा, जो डोनेशन हमें आप देंगे इस सिलसिले पे। तो मैं चाहता हूं आप सभी भाई बढ़ चढ़ के आगे आएं, डोनेट करें FFAR इंडिया को। FFAR इंडिया को डोनेट करने के लिए पेटीएम कर सकते हैं। FFAR इंडिया के पेटीएम नंबर यहां स्क्रीन पे अभी आ जाएंगे। उसके अलावा हमारी नेट बैंकिंग डिटेल्स, ठीक है, और अगर आप बाहर हैं, इंडिया के बाहर, तो हमारा पेपाल अकाउंट का डिटेल्स और लिंक, ये दोनों डिटेल्स जानकारी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो देख करके वायर ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या पेपाल से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ये नंबर यहां फ्लैश कर रहा है, पेटीएम नंबर FFAR इंडिया का, वहां पे पेटीएम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं भाइयों, आप लोग सभी लोग, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी विनती है, अगर देश से प्यार करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि मोदी सरकार को देश बेचने से हम रोकें, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था रोके RTI और PIL के माध्यम से, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हमारी मदद करें। क्योंकि भाइयों देखिए, ऐसा है, बड़ा क्लियर है ये। एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। एक 1857 में हुई, फिर 1947 में, और ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इन काले अंग्रेजों, इन ईस्ट इंडिया कंपनी 2 के खिलाफ। और इसको जीतने के लिए मैं आपसे खून नहीं मांग रहा हूं, लेकिन कुछ आर्थिक मदद आपको देनी पड़ेगी भाइयों, क्योंकि आर्थिक स्ट्रेंथ के बिना ये जंग हम लोग नहीं जीत सकते। ये हम लोग जंग नहीं जीत सकते हैं। ये RTI, ये PIL, ये जनहित काम मैं आप ही के लिए करता हूं, देश के लिए करता हूं, लेकिन अपना घर जला के नहीं कर सकता हूं भाइयों। अपने तो खुद के बहुत रुपए, लाखों रुपए में लगाता हूं, लेकिन जनहित में क्राउड फंडिंग के माध्यम से आपकी मदद चाहिए होगी मुझे। तो
₹51 हो, चाहे 101, चाहे 1001, चाहे 11,000, डोनेट करें खुल के। अच्छी राशि डोनेशन की हमारे पास आ जाए इस क्राउड फंडिंग के माध्यम से, मेरी इस अपील के माध्यम से, तो हम अपना इसमें काम शुरू कर देंगे, RTIR डालना शुरू कर देंगे और महीने से 3 महीने के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैं, अनुपम त्रिपाठी, FFAR इंडिया होंगे और ये जो देश बिक रहा है इसको बिकने नहीं देंगे। इसमें जांच मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से और बिकने पे रोक लगाएंगे। ये मेरा आश्वासन है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे इस युद्ध में कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे साथ आइए, मेरी मदद करिए, यही है मेरी अपील। इस मेरे मैसेज को बढ़ चढ़ के शेयर करें और अभी डोनेट करें, चाहे पेटीएम से, चाहे वायर ट्रांसफर से, इंटरनेट बैंकिंग से, चाहे पेपाल से, क्योंकि ये डोनेशन आपकी देश के लिए काम आएगी, देश हित में होगी और स्पेसिफिक होगी। ये हम एक PIL फंड बना रहे हैं, RTI PIL कैंपेन फंड बना रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है हमारा स्टॉप सेल ऑफ PSUs, देश बिकने नहीं देंगे कैंपेन। इस कैंपेन की तरफ बढ़ चढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी आर्थिक सहायता आज ही दें, अभी दें। जय हिंद, जय भारत।